एक बहुत बड़े बंगले के अंदर एक आलीशान पार्टी हो रही थी। उस पार्टी के अंदर उस घर की एक नौकरानी थी जिसका नाम होता है अर्चना। अर्चना जो कि जवान और खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने और भद्दे दिख रहे थे। अचानक से जब वह गेस्टों को इधर उधर सामान पकड़ा रही थी तो उसी दौरान उसके हाथ में जो पानी का ट्रे होता है वही एक अमीर महिला के ऊपर जाकर थोड़ा सा छलक जाता है, क्योंकि उसका पाम थोड़ा सा हिल गया था। तो उसके बाद वो जो अमीर महिला होती है वो एकदम से खड़ी होती है और उस अर्चना को जलील करने लगती है। कहती है कि तुम जैसी की औकात भी है ऐसे कपड़ों को टच करने की, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर पानी डला था तो अर्चना उस ट्रे को साइड में रखकर उसे साफ करने लगती है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी उस बंगले का जो मालिक होता है उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो एकदम से आता है वहां पर और आने के बाद कहने लगता है कि खबरदार, आप लोगों ने इसके खिलाफ अगर एक भी बात कही तो ये मेरी होने वाली पत्नी है। इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे अमीर अमीर, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साथ में जो अर्चना होती है वह भी हैरान हो गई थी। कौन थी अर्चना और किस वजह से इतना करोड़पति व्यक्ति उसके लिए ऐसे बोल रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमैन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के एक बहुत बड़े बंगले के अंदर एक आदित्य नाम का लड़का रहा करता है। आदित्य जिसके घर में उसके अलावा उसका अपना कोई भी नहीं है। उसकी शादी भी हुई थी, उसके माता पिता भी थे, लेकिन माता पिता तो उम्र के हिसाब से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और जो उसकी शादी हुई थी जिस लड़की से, वह लड़की कुछ ही दिनों शादी के बाद उसे धोखा देकर वहां से चली जाती है। यानी कि उसने केवल आदित्य के पैसों को देखते हुए उससे शादी की थी और शादी के बाद कुछ दिन उसके साथ रहती है और उसके बाद उसके खिलाफ दहेज का केस डालकर उससे काफी मोटी एलिमनी लेकर वहां से फरार हो जाती है। अब जो आदित्य है वो काफी ज्यादा शक्की इंसान बन गया है और हर इंसान को शक्की नजरों से देखा करता है। आदित्य के घर में एक अर्चना नाम की खूबसूरत लड़की काम किया करती थी, जिसकी उम्र वैसे तो 28 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। अर्चना जो कि घर के सभी काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया करती थी और इसी वजह से आदित्य को अर्चना से कोई भी शिकायत नहीं होती है। लेकिन एक दिन की बात होती है जब आदित्य अपने घर थोड़ा जल्दी आ जाता है और उसी समय अर्चना के जाने का समय होता है। तो अर्चना उसे घर से निकलती हुई दिखती है, जिसके बगल में जो थैला टंगा हुआ है वो काफी ज्यादा उम्मीद से भारी दिखाई दे रहा है। अब इस थैले को देखने के बाद पहले तो आदित्य समझता है कि हो सकता है इसका खुद का कोई सामान होगा, लेकिन फिर जब अर्चना वहां से निकल जाती है पैदल पैदल तो उसके मन ही मन लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर से कुछ सामान की चोरी कर रही हो। ऐसा सोचकर आदित्य अब अर्चना पर शक करने लगता है और उसके बाद अगले दिन जानबूझकर अपने ऑफिस से पहले निकलता है और पहले निकलने के बाद अर्चना को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अब उसका पीछा करने लगता है। आदित्य ने अपनी महंगी कार ऑफिस पर ही छोड़ दी थी और उसके बाद दूसरे अपने एक साथी की कार मांगकर वहां से अपने घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जैसी अर्चना घर से निकलती है तो उसके बाद चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जो अर्चना होती है वो पैदल पैदल ही उस गरीब बस्ती में पहुंच जाती है, जिस गरीब बस्ती के अंदर अमीर लोग बिल्कुल भी नहीं घुसते हैं और उसे देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। अब आदित्य भी उन लोगों में से था जो इन लोगों से नफरत किया करते थे, लेकिन उसे अर्चना का पर्दाफाश करना है और उसे रंगे हाथों पकड़ना है। तो इसीलिए जो आदित्य होता है उस गरीब बस्ती के साइड में ही अपनी कार को पार्क करता है और उसके बाद धीरे धीरे अर्चना का चुपके चुपके पीछे करने लगता है। अर्चना भारी कदमों से दबे पैरों से सीधे सीधे बढ़ती जाती है और एक झुग्गी झोपड़ी में घुस जाती है। शायद वो इसी घर के अंदर रहा करती है, क्योंकि अर्चना ने उसे बताया कि साहब मैं पास ही की गरीब बस्ती में रहा करती हूँ। उसके बाद आदित्य धीरे धीरे उस घर के पास पहुंच जाता है और वहां पर दीवार को कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगता है और थोड़ी आगे उसे एक ऐसा रोशनदान मिल जाता है जिसके अंदर से वो आराम से अंदर झांक कर देख भी सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही अर्चना घर के अंदर जाती है तो एकदम से बच्चों का शोरशा होने लगता है और यह बात उसे बड़ी अजीब लगती है। उसके बाद जो आदित्य होता है वो ऊपर चढ़कर उस रोशनदान से देखने लगता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है और जैसे वो अंदर का नजारा देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहां पर उसे पता चलता है कि जो अर्चना है उसके घर से चोरी करके लाई है, लेकिन जो सामान वो चोरी करके लाई है वो तो वैसे भी वेस्ट ही होना था। दरअसल अर्चना ने सुबह का बचा हुआ खाना चोरी किया था, क्योंकि साहब के लिए तो वो नया खाना बना चुकी थी और सुबह के खाने को जब भी डस्टबिन में डालने वाले थे तो उस खाने को वो पन्नियों में पैक करके उस थैले के अंदर ले आई थी। और जैसे इन बच्चों को वह खाना मिलता है तो वो लोग एकदम से बड़े खुश होते हैं कि दीदी आज तो चावल बने हैं और चावल खाने का मेरा बहुत जोर से मन
कर रहा था। उनमें से एक लड़का ये बात कह देता है। आदित्य अब इन सभी बातों को देखता है और चुपके चुपके पूरी बातों को सुनता रहता है। अब रोशनदान जो कि थोड़ा सा ऊंचा था, आदित्य ने एक खिड़की पर पैर रख के ऊपर से देख रहा था और उसी वजह से आदित्य अर्चना को नहीं दिखाई देता है। जब बच्चे उस खाने को खा लेते हैं तो उसके बाद जो अर्चना होती है वो कहती है कि चलो अपना अपना काम निकालो और तुम्हारी जिसकी भी नोटबुक नहीं है उसके लिए मैं नोटबुक मार्केट से ले आई हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर एक लड़की, जो छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है और उसकी उम्र महज 7 साल रही होगी, वह कहती है कि दीदी मेरी नोटबुक नहीं है। इसके बाद जो पायल अर्चना होती है वह अपने बैग से एक नई नोटबुक निकालती है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि ये लो बेटा, ये रही तुम्हारी नोटबुक। अब जो अर्चना होती है वह उन बच्चों को पढ़ाने लगती है, एक एक की कॉपी पर भी लिख लिख कर उन्हें समझाया करती है कि ऐसे पढ़ा करते हैं, ये किया करते हैं, वो किया करते हैं। और यह सब कुछ देखकर जो आदित्य होता है वह सब कुछ समझ चुका था कि इस घर के अंदर हो क्या रहा है। दरअसल पायल गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाया करती है और उसके घर से वो बासी खाने को चुराया करती है, क्योंकि वैसे वो वेस्ट होना होता है, और उसके बाद इस बासी खाने को इन गरीब बच्चों को दिया करती है। क्योंकि अक्सर बस्तियों के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हुआ करते हैं जिनके माता पिता ना तो कुछ कमाया करते हैं, वह तो केवल शराब पीकर इधर उधर पड़े रहा करते हैं और उनके बच्चे इधर उधर भीख मांगा करते हैं। क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे थे वो ज्यादातर आदित्य को सिग्नलों पर दिखते रहा करते थे भीख मांगते हुए, और आदित्य गरीबों से नफरत किया करता था। तो इसी वजह से उन बच्चों को देखकर वो पहचान जाता है, क्योंकि उन बच्चों को देखकर वह घृणा किया करता था। आदित्य इन सब चीजों को देखने के बाद चुपचाप वहां से दबे पांव वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद अपनी उस गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर चला जाता है। आदित्य जो अब तक सबको शक की नजरों से देखा करता था और गरीबों से नफरत किया करता था, उसके दिल में एक अलग सी उम्मीद जगने लगती है, क्योंकि अर्चना के बारे में उसे इतना तो पता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पिताजी है नहीं, और माँ की देखभाल के लिए ही वो इतना काम किया करती है नौकरी का, और वह इसके अलावा और भी कई घरों में काम किया करती है, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है ओपन से। और इसी वजह से देखकर यहाँ पर जो आदित्य वो सोचने लगता है कि कितनी मेहनती लड़की है, उसके बावजूद भी गरीब बच्चों के लिए इतना सोचा करती है, ये तो एकदम से महान है। और रात भर वह इसी के बारे में सोचता रहता है। धीरे धीरे दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन की सुबह सुबह जब आदित्य ऑफिस चला जाता है तो मन ही मन फिर भी अर्चना के बारे में सोचता रहता है और उसके दिल में अर्चना के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। अब जो आदित्य होता है वह ऑफिस से जल्दी आता है और जल्दी आने के बाद आज शायद पहली बार वह अर्चना से बात करता है और कहता है कि अर्चना देखो, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी तनख्वाह मैं दोगुनी कर रहा हूं। इस बात को सुनकर अर्चना एकदम से खुश हो जाती है और कहने लगती है कि साहब ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी तनख्वाह दुगनी कर रहे हो। तो आदित्य कहता है कि कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस में थोड़ा सा फायदा हो गया है और उसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार रहा करती है, तो आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी है। और उसी समय वह एक लिफाफा भी उसे पकड़ाता है, कहता है कि ये लो, अपने काम को अच्छी तरह से करो। इसके बाद अर्चना बड़ी खुश होती है और खुश होने के बाद जब आज शाम को वहां से लौटती है तो उसने फिर से वही सामान अपने साथ रख लिया था और वहां से सीधा उसी जगह जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब आदित्य से रहा नहीं जाता और वह अर्चना के पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे बच्चों को पढ़ाते हुए चुपके चुपके देखने लगता है। और जब वह बच्चों को पढ़ा देती है और बच्चे वहां से बाहर निकल जाते हैं तो आदित्य, जिसने भेष बदल रखा है, वह इधर उधर छुप जाता है और अर्चना उसके बाद अपने घर जाती है और अपनी माँ का ख्याल रखती है। माँ जो कि वैसे तो बिस्तर में पड़ी रहा करती है लेकिन थोड़ा बहुत अपना काम वह खुद से कर लिया करती है। वह कहती है कि बेटी अब तू ऐसा कर, कहीं शादी कर ले, कब तक इस तरह से मेरे लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करती रहेगी, क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब ऊपर वाला मुझे अपने पास बुलाएगा और मेरे ऊपर से तू अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रही है। इसके बाद जो अर्चना होती है अपनी माँ की एक माँ बनकर देखरेख करती है और कहती है कि माँ आप चुप हो जाओ, इस तरह की बातें नहीं किया करते ना, डॉक्टर ने बोला है कि तुम जल्द से ठीक हो जाओगी और उसके बाद मेरी शादी की कहाँ उम्र निकली जा रही है, मैं तो कभी भी शादी कर लूंगी। इसके बाद जो आदित्य होता है इस बात को देखकर भी बहुत कुछ चेंजिंग उसके अंदर आती है और उसके बाद वापस से घर आ जाता है। आदित्य ने अब अपना शेड्यूल ऐसा कर लिया था कि जब अर्चना घर के अंदर रहा करती है वह तभी आ जाता है और अर्चना को कह भी देता है कि देखो अर्चना, जो खाना बचा रहता है उसे तुम अपने साथ ले जाया करो, गरीब बस्ती में कोई न कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास खाना नहीं होगा, उनको बांट दिया करना। यानी कि अब अर्चना को घर से खाना ले जाने में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है और वह तो आराम से उस खाने को अपने साथ ले जाया करती है।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को जब काफी दिन बीत जाते हैं तो यहाँ पर आदित्य का अट्रैक्शन अर्चना की तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वह तलाकशुदा है, उसकी पत्नी से छोड़कर जा चुकी है। हालांकि वो उम्र में अर्चना के बराबर का ही है, लेकिन फिर भी उस पर एक टैग तो लगा हुआ है कि उसकी पहले शादी हो गई है, तो इसी वजह से वह उससे कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन मन ही मन अर्चना को पसंद करने लगता है उसकी अच्छाइयों की वजह से। और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन आदित्य के घर में उसके जितने भी पार्टनर होते हैं वो उससे पार्टी मांगने लगते हैं, क्योंकि आदित्य को बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और इसी वजह से उसके सारे पार्टनर कहने लगते हैं कि भाई हमें तो पार्टी चाहिए और हमें तुम्हें पार्टी देनी होगी। इसके बाद आदित्य कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। एक निश्चित तारीख तय की जाती है और उस तारीख को आदित्य अपने घर के अंदर अपने सभी पार्टनरों को या जानने पहचानने वालों को बुलाता है और वहां पर पार्टी का आयोजन कर देता है। उसके बाद उसके सभी जानने पहचानने वाले उसके सभी पार्टनर बड़े बड़े लोग वहां पर आ जाते हैं और वहां पर एक आलीशान पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे शेफ को बुलाया गया था जो कि खाना बनाया करता है, और जो अर्चना होती है उससे भी कहा गया था कि तुम भी पार्टी में रुकना और पार्टी के बाद ही यहां से लौटना। शाम के समय की पार्टी होती है और शाम के समय जब पार्टी होती है तो अर्चना भी कार्ड पार्टी के अंदर काम धंधे को देखने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब पार्टी पूरी तरह से पीक पर होती है और सभी मेहमान आकर खाना पीना खा रहे थे तो जो अर्चना थी वो एक पानी का ट्रे लेती है, उसके अंदर ढेर सारे गिलास भर रखे हुए थे और उन सभी गिलासों को हर एक गैस तक पहुंचाकर उन्हें पानी के लिए बड़ी शालीनता से पूछती है। धीरे धीरे ये पार्टी लगभग खत्म होने को ही आती है, लेकिन उसी दौरान अर्चना का एक कांच का गिलास उस एक महिला के ऊपर गिर जाता है जिसने बहुत महंगा गाउन पहन रखा था, क्योंकि उसके पास जाकर उसका पैर एकदम से स्लिप हो गया था और उसी वजह से वह गिलास उसके ऊपर डल गया था। अब जैसे ही अर्चना का वो पानी का गिलास उसके गाउन पर पड़ता है तो अर्चना एकदम से उनसे माफी मांगने लगती है, कहती है कि सॉरी गलती हो गई, और इसी दौरान वह अपनी ट्रे को एक टेबल पर रख देती है और उसके बाद अपने हाथों से उसके गाउन को साफ करने लगती है। लेकिन इतनी देर में वह जो महिला होती है अमीर पैसों की घमंडी, वह एकदम से खड़ी होती है और उसे धमकाते हुए अपने से पीछे हटाती है। कहती है कि खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे इन कपड़ों को हाथ लगाने की? तुम्हें पता है कि ये कितने महंगे कपड़े हैं? अपने इन बदबूदार कपड़ों को तुम मुझसे दूरी रखो और अपने हाथों से तुमने मेरे इस कपड़ों को छुआ कैसे? अब इस बात को सुनकर वहां पर माहौल एकदम से बदल जाता है। आदित्य जो अपने अमीर दोस्तों के साथ बातचीत करने में बिजी था वह भी उस तरफ देखने लगता है। यहां पर पार्टी के अंदर और भी जो अमीर लोग आए हुए थे जो गरीबों से नफरत किया करते थे वह भी उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद मन ही मन तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि अमीर लोगों के कपड़े देखे नहीं हाथ लगाने के लिए पहले आ जाते हैं गरीब लोग, बिल्कुल भी इन्हें शर्म नहीं है। इन बातों को सुनकर आदित्य को बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसके बाद जो आदित्य होता है वो एक सेकंड की भी देरी नहीं करता और सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर अर्चना को सभी लोग बुरी तरह से डांट रहे थे और ढेर सारी ऐसी बातें कह रहे थे जो आदित्य से बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसके बाद आदित्य एकदम से उस अमीर महिला को धमकाता है और कहता है कि तुम्हारी कोई तमीज है बात करने की? किस तरह से बात किया करते हैं? उससे गलती हो गई और गलती में ही कोई इंसान ऐसा करता है, जानबूझकर तो कोई करेगा नहीं। इस बात को सुनकर उस अमीर महिला का जो पति होता है वह एकदम से सामने आता है और कहता है कि आदित्य, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घर की नौकरानी ने जानबूझकर मेरी पत्नी के ऊपर पानी गिराया है और उसके बाद हाथों से उस कपड़े को साफ कर रही है ताकि ऐसे छू कर देख सके। हम काफी ऐसे गरीबों को जानते हैं जो ऐसा किया करते हैं। इसके बाद आदित्य जो होता है वो कहने लगता है कि ये गरीब नहीं है, गरीबी तो तुम लोग हो अपनी सोच की वजह से। इसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो आदित्य से ही कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कारण है? लेकिन तभी जो आदित्य होता है वो कहता है कि इसका कारण एक ही है, अगर ये चाहे तो मैं इससे शादी भी कर सकता हूं। इस बात को सुनकर वो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और खुद अर्चना भी हैरान हो गई थी कि ये कैसे कह रहा है इस बात को। उसके बाद जो अर्चना होती है वह आदित्य की तरफ देखने लगती है और कहती है कि साहब कोई बात नहीं, गलती मेरी है और मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ और जाती हूँ यहाँ से। लेकिन तभी आदित्य कहता है कि अर्चना, ये जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल भी मजाक में नहीं कहा है और मैं हकीकत में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम एक बार बोल दो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद जो लोग होते हैं वो बातें बनाने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या जादू कर दिया इस नौकरानी ने जो ये इससे शादी करने के लिए तैयार है। और उसके बाद जो अर्चना होती है वह भी इस बात को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है क्योंकि बात सीधे सीधे उसके कैरेक्टर पर आ रही थी। इसके बाद जो आदित्य होता है उसे भी ये बात महसूस हो जाती है और वह सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ करके कहता है कि देखो, इसने कुछ भी मुझसे ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से मैं इससे शादी कर रहा हूं या इसके रंग रूप की वजह से शादी कर रहा हूं। दरअसल इसकी अच्छाई ऐसी है जिन अच्छाइयों की वजह से मैं इसका मुरीद हो गया हूं और इसी वजह से इससे शादी करना चाहता हूं। अगर ये चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है।
सभी लोग कहते हैं कि ऐसा क्या अच्छाई है इसमें, बताओ तो सही, हम भी तो सुने। तो उसके बाद आदित्य पूरी के पूरी कहानी सभी लोगों के सामने खोलकर रख देता है और कहता है कि तुम लोगों के पास कितना पैसा है। तो सभी लोग बताते हैं कि हमारे पास इतना इतना पैसा है। लेकिन तभी आदित्य कहता है कि इस बेचारी के पास अपने रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया करती है और इसकी मंशा केवल यही होती है कि गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए और अगर इनको शिक्षा मिलेगी तो ये भी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी भी किसी का भला करने के बारे में सोचा? इतना पैसा होने के बावजूद भी उसमें तो इस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है और उसके बाद भी ये इतना भला कर रही है। इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपना सर नीचे की तरफ कर लेते हैं और वो महिला जो अब तक अपनी अमीरी का रौब झाड़ रही थी उसे भी इस बात से शर्मिंदगी होती है क्योंकि सभी लोगों के निगाह में जो अर्चना है वो हीरो बन गई थी। और उसके बाद यहां पर वह अर्चना से माफी मांगने लगती है, कहती है कि माफ कर दो, गलती हो गई। इसके बाद जो अर्चना होती है उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं है। लेकिन तभी आदित्य कहता है कि अर्चना देखो, रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ये तो गलती है किसी से भी हो सकती है और जो तुमने काम किया है ना उसके सामने ये गलती कुछ भी मायने नहीं रखती। तुम बिल्कुल आजाद हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, अगर तुम चाहो तो ही मुझसे शादी के लिए हामी भरना, बिल्कुल भी तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और मैं बिल्कुल भी तुमसे फोर्स इस बात के लिए नहीं करूंगा। उसके बाद अर्चना आदित्य की तरफ देखती है और कहती है कि साहब मैं ना अपनी माँ से पूछकर इस बारे में बता सकती हूं। आदित्य कहता है कि कोई बात नहीं, आराम से अपनी मां से पूछ लेना और उसके बाद मुझे बता देना। इसके बाद ये पार्टी तो खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन जब अर्चना अपने घर से लौटती है तो आदित्य पूछने लगता है कि अर्चना तुमने पूछा अपनी मां से? उसके बाद अर्चना कहने लगती है कि साहब क्या सच में ही पूछना था? तो वह कहता है कि हाँ सच में ही पूछना था और जो बातें मैंने की है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कहीं तुम ये जानो कि तुम्हारे लिए बात कह दी है, बिल्कुल से तुम्हारी मां से पूछना है और जरूर से पूछ कर आना था, क्या तुम नहीं पूछ कर आई? तो वो कहती है कि साहब मैं तो ये जान रही थी कि आपने वहां पर मेरा मन रखने के लिए ये बातें कह दी थी, इसी वजह से नहीं पूछा। उसके बाद जो आदित्य होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तो अर्चना कहती है कि नहीं साहब आप बहुत अच्छे हो और आपके विचार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद वो कहता है कि तो फिर तुम मुझसे शादी कर सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ से पूछने की जरूरत है। आदित्य अर्चना को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और वहां से वो दोनों सीधे अर्चना की माँ के पास जाते हैं। अर्चना की माँ जब ये देखती है कि उस हवेली का मालिक जिस हवेली में उसकी बेटी काम किया करती है उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो वो पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब आदित्य बताता है कि मुझे इसकी अच्छाई के बारे में पता है और इसी वजह से मैं इससे शादी करना चाहता हूं, तो उसके बाद उसके सामने हाथ जोड़कर एक ही बात कहती है कि साहब बेशक से मेरी बेटी से शादी कर लो क्योंकि मेरी वजह से ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन तभी आदित्य कहता है कि देखिए माँ जी, अगर मैं इससे शादी करूंगा तो आपको भी मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा क्योंकि वहां पर ऐसा वैसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपना कह सकूं और कम से कम आप दोनों अगर मेरे घर में रहोगे तो मुझे भी अपने कहने वाले दो लोग मिल जाएंगे। उसके बाद अर्चना की जो माँ होती है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और आदित्य और अर्चना एक साधारण सी शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो अर्चना होती है वह अपनी माँ के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और उसके बाद आज तक वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की ने अच्छाई का रास्ता चुना और उसे उसका इनाम भी मिल गया और आज वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही है, लेकिन आज भी वह गरीब बस्ती में जाकर बच्चों के लिए बहुत कुछ किया करती है और उसमें अब फिलहाल उसके साथ आदित्य भी रहा करता है। बाकी आप लोग जो कुछ भी इस कहानी के बारे में कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।